जब मन ही हार मान जाए तो जीतने का कोई रास्ता नहीं बचता। आपके अंदर बहुत कुछ है, पर मन बार बार आपको रोक देता है। आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, पर डर, आलस और कंफ्यूजन हर बार बीच में आ जाता है। आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, लेकिन आप करते नहीं हैं। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। आप खुद से बार बार कहते हैं, इस बार मैं डिसिप्लिन्ड रहूंगा, इस बार मैं सुसंगत रहूंगा। अब कोई बहाना नहीं, लेकिन कुछ ही दिनों में मोटिवेशन गायब हो जाता है। असल में सफल लोग और सामान्य लोग दोनों के बीच का फर्क सिर्फ एक चीज में होता है, एक हाई परफॉर्मिंग माइंड। और यही चीज सिखाती है ये ऑडियो बुक, एक हाई परफॉर्मिंग माइंड, एंड्रयू डी थॉम्पसन द्वारा। ये किताब आपको सिखाती है कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल कैसे रखें, फेलियर से डरना नहीं, उससे सीखना कैसे है, डिस्ट्रैक्शंस के बीच फोकस कैसे बनाए रखें और कैसे हर सिचुएशन में क्लियर और पावरफुल डिसीजंस लिए जाएं। इसमें आपको मिलेंगी वो सच्ची कहानियां जिनमें लोग गिरते हैं, टूटते हैं और फिर अपने माइंडसेट के दम पर वापसी करते हैं। यह किताब सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये एक मानसिक कार्य है जो आपके सोचने, समझने और जीने का तरीका बदल सकती है। अगर आप भी अंदर से टूट चुके हैं, अगर आपका मन ही आपका सबसे बड़ा विरोधी बन चुका है, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। ये समाधान है आपकी उस समस्या का जो अब तक आपने समझी ही नहीं थी। चैप्टर 1, मास्टरिंग सेल्फ कंट्रोल। अगर आप अपने मन को नहीं संभालते, तो ये मन आपको संभालने नहीं देगा। यही संदेश इस अध्याय का मूल है। इस किताब की शुरुआत होती है एक सबसे जरूरी चीज से, सेल्फ कंट्रोल। क्योंकि अगर इंसान को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं है, तो वो दुनिया में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकता। हर बड़ा इंसान, चाहे वो किसी बैटलफील्ड में खड़ा हो या बोर्ड रूम में, उसकी असली ताकत उसका शरीर नहीं, उसका मानसिक नियंत्रण होता है। यह इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जिंदगी में प्रेशर कभी भी आ सकता है। आपका गुस्सा, आपका डर, आपकी जल्दबाजी, ये सब एक सेकंड में सब कुछ बिगाड़ सकते हैं। जैसे कि आपने इंपल्स में आकर कुछ ऐसा कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था, गुस्से में डिसीजन ले लिया और बाद में पछताए, एंजाइटी में कुछ खो दिया जो आपका था ही। फिर आप खुद से कहते हैं, काश मैंने थोड़ा सोच लिया होता, काश मैं शांत रह पाता। लेखक इस अध्याय में एक मार्क नाम के सैनिक की कहानी बताते हैं। मार्क एक इंटेंस कॉम्बैट जोन में था। सामने गोलीबारी चल रही थी, उसके साथियों को चोट लग रही थी और उसे लीडरशिप लेनी थी। उसने उस पल में एक चीज की, इमोशनल कंट्रोल। उसने पैनिक नहीं किया, ऑर्डर्स क्लियर रखे एंड उन्होंने पूरा मिशन बिना एक और कैजुअलिटी के कंप्लीट किया। मार्क का कहना है, मैंने डर महसूस किया था, लेकिन मैंने उसे बाहर नहीं आने दिया। डर मौजूद था, लेकिन मैंने अपने फैसले उस डर से नहीं लेने दिए। एंड्रयू डी थॉम्पसन कहते हैं, एक शांत माइंड ही सबसे ताकतवर फैसले लेता है। कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आप फील नहीं करते, मतलब ये है कि आप अपनी फीलिंग्स को रूल नहीं करने देते। सेल्फ कंट्रोल आपको लॉन्ग टर्म सोचने की ताकत देता है, आपको शॉर्ट टर्म केओस में भी क्लैरिटी बनाए रखने की स्किल देता है। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। 1, पॉज बिफोर रिस्पॉन्स। कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशन आने पर 5 सेकंड खुद को दो, फिर बोलो या एक्शन लो। दो नेम दी इमोशन। जब आप कहते हो, मैं एंगर फीलिंग, जरेनिया, तो आपका दिमाग उस इमोशन पर पावर लेने लगता है। 3, कोल्ड एक्सपोजर और डीप ब्रीथिंग। जब भी गुस्सा या पैनिक आए, एकदम से 10 सेकंड की गहरी सांस लो या ठंडा पानी चेहरे पर डालो। 4, जर्नल योर रिएक्शंस। दिन में उन मोमेंट्स को लिखो जब आप कंट्रोल खो देते हो। अवेयरनेस लाने से कंट्रोल बढ़ता है। कई लोग सोचते हैं कि सक्सेस मेहनत से मिलती है, लेकिन सच्चाई ये है, सक्सेस क्लैरिटी से मिलती है। और क्लैरिटी आती है सिर्फ तब जब मन शांत होता है। अगर आप अपने इमोशंस के गुलाम हैं, तो आप अपने ही डिसीजंस के दुश्मन बन चुके हैं। सेल्फ कंट्रोल कोई टैलेंट नहीं, ये एक ट्रेंड स्किल है। और इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है, फील करना सीखो, लेकिन अपने इमोशंस को अपनी स्टीयरिंग मत दो। चैप्टर 2, बिल्डिंग रेजिलियंस इन टफ टाइम्स। अगर जिंदगी हर बार आपको गिरा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए, इसका मतलब है अब उठने की बारी आपकी है। इस अध्याय में लेखक बात करते हैं
उस ताकत की जिसे कहते हैं रेजिलेंस। जब सब कुछ बिखर जाता है, जब आपका भरोसा, आपकी मेहनत, आपका सपना, सब कुछ गिर जाता है, तब कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग तैयार होते हैं वापसी के लिए। लेखक कहते हैं, मजबूत लोग वो नहीं होते जो कभी नहीं गिरते, बल्कि वो होते हैं जो बार बार उठते हैं। ये क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां वो खुद को खोया हुआ महसूस करता है, जैसे किसी ने अंदर से तोड़ दिया हो, जैसे अब आगे कुछ नहीं बचा। इमोशनल ब्रेकडाउन, हार मान लेने की भावना और हिम्मत छोड़ देने का मन, यही सबसे खतरनाक मोड़ होता है, जहां या तो आप रुक जाते हैं या निखरते हैं। इस अध्याय में लेखक एलिस नाम की एक महिला की कहानी बताते हैं, एक कलाकार जिसने अपना सब कुछ एक एग्जीबिशन में लगाया था, लेकिन एक ही रात में सब कुछ जलकर राख हो गया। वो टूटी, रोई, हफ्तों डिप्रेशन में रही, लेकिन उसने एक दिन खुद से कहा, अगर मैं अपनी कला को खो सकती हूं तो दोबारा बना भी सकती हूं। एलिस ने शून्य से फिर शुरू किया, छोटे कैनवास, कम बजट, लेकिन दैनिक अभ्यास से, और आज वो अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों में अपनी जगह बना चुकी है। उसने कहा, हारने से ज्यादा दर्दनाक है कोशिश ही ना करना। एंड्रू डी थॉमसन कहते हैं, रेजिलियंस का मतलब सिर्फ वापस उठना नहीं है, बल्कि पहले से ज्यादा सोच समझ और आत्मबल के साथ उठना है। किसी भी मुश्किल में जब हम ठहरते नहीं तो हम अंदर से मजबूत होते जाते हैं। रेजिलियंस कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक माइंडसेट है जो रोज के छोटे छोटे डिसीजन से बनता है। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। एक फेल होने के बाद ब्लेम मत करो, सीखो, खुद से एक ही सवाल पूछो, इससे मुझे क्या सीख मिली। 2, माइक्रो गोल्स सेट करो। हर बड़े फेलियर के बाद छोटे छोटे डेली गोल्स तय करो और सिर्फ उन पर ध्यान दो। 3, मेंटली रिहर्स वापसी का प्रोसेस। रोज इमेजिन करो कि कैसे आप वापस स्ट्रॉन्गर वर्जन बन रहे हो। 4, सपोर्ट सिस्टम बनाओ, अकेले मत झेलो। 1 से 2 ऐसे लोगों से जुड़ो जो सुने, समझें और मोटिवेट करें। हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो हारने के बाद फिर उठने की हिम्मत रखते हैं। रेजिलियंस वही सिखाता है कि गिरना हार नहीं है, अगर उठने की हिम्मत बाकी है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है, तुम तब तक नहीं हारते जब तक तुम खुद मान नहीं लेते। अगर आपके हालात अभी आपको तोड़ रहे हैं तो ये मत भूलो, इन्हीं हालातों से निकलकर आप सबसे मजबूत बनोगे। चैप्टर 3, डेवलपिंग क्लैरिटी ऑफ पर्पस। जब राह साफ नहीं होती तो हर कदम भारी लगता है। इस अध्याय में लेखक बात करते हैं क्लैरिटी ऑफ पर्पस की, यानी जीवन में साफ समझ कि मुझे कहां जाना है, क्यों जाना है और किस वजह से। हर रोज करोड़ों लोग सुबह उठते हैं, लेकिन बिना किसी उद्देश्य के। वो काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर से खोए हुए महसूस करते हैं। ना मोटिवेशन है, ना डायरेक्शन, बस एक लूप है, चलती जिंदगी लेकिन मीनिंगलेस। लेखक कहते हैं, जिसे अपनी दिशा नहीं पता वो किसी भी हवा के साथ बह जाता है। ये क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि क्लैरिटी के बिना मोटिवेशन कभी टिकता नहीं। आपको खुद नहीं पता कि आप क्यों भाग रहे हैं तो थकावट जल्दी लगती है। अगर आप हर रोज ये सोचते हैं, मैं कर क्या रहा हूं, या फिर आपके अंदर काम की एनर्जी है लेकिन कोई गोल नहीं, या फिर आप दूसरों के कंपैरिजन में उलझ गए हैं, तो समझ लीजिए आपको क्लैरिटी की जरूरत है, और तुरंत। लेखक इस अध्याय में डेविड नाम के एक यंग एंटरप्रेन्योर की कहानी बताते हैं। डेविड बहुत स्मार्ट था, उसने एक स्टार्टअप शुरू किया, पैसा भी आने लगा, लेकिन अंदर से वो खाली महसूस करता था। उसने थेरेपिस्ट से बात की और खुद से एक सवाल पूछा, मैं जो कर रहा हूं क्या वो मेरी वैल्यूज के साथ जुड़ा हुआ है? जब उसने गहराई से सोचा तो पता चला कि वो सिर्फ वैलिडेशन के लिए काम कर रहा था, उसे अपने पर्पस से कोई कनेक्शन ही नहीं था। डेविड ने बाद में अपना रास्ता बदला। वो एक एजुकेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म शुरू किया जो बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है। उसने कहा, जब मेरा काम मेरी आत्मा से जुड़ गया तो हर दिन मीनिंगफुल लगने लगा। एंड्रू डी थॉमसन बताते हैं कि क्लैरिटी बाहरी दुनिया से नहीं आती, वो अंदर से आती है। जब आप अपने काम, अपने रास्ते और अपने WHY को समझते हो, तभी आप डिस्ट्रैक्शंस को नजरअंदाज कर पाते हो। तभी आपकी जिंदगी में एक साइलेंट कॉन्फिडेंस आता है। क्लैरिटी कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं,
ये रोज के छोटे छोटे सवालों का जवाब ढूंढने से बनती है। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। एक, हर हफ्ते खुद से पूछें, मैं क्या कर रहा हूं और क्यों। ये सिंपल सवाल आपको डीपर रिफ्लेक्शन में ले जाएगा। 2, अपनी कोर वैल्यूज लिखिए, जैसे फ्रीडम, ग्रोथ, क्रिएटिविटी, सर्विस। फिर देखें क्या आपका काम उन वैल्यूज से मेल खाता है। 3, डिस्ट्रैक्शंस कम कीजिए। क्लैरिटी तभी आती है जब नॉइज कम होता है। 4, विजन स्टेटमेंट बनाइए। एक लाइन में लिखिए, मैं जिंदगी में ट्रैवल करना चाहता हूं क्योंकि यह मेरा सपना है, और उसे हर सुबह दोहराइए। जब तक जिंदगी में दिशा नहीं होती, तब तक हर अचीवमेंट भी अधूरी लगती है। क्लैरिटी कोई लग्जरी नहीं है, यह सर्वाइवल का तरीका है, क्योंकि बिना क्लैरिटी के आप ना खुश रह सकते हैं, न टिके रह सकते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है, अगर आप नहीं जानते कि आपको कहां जाना है, तो आप कभी नहीं पहुंचेंगे। अपने वाई को पहचानिए और फिर आपका हाउ अपने आप बन जाएगा। चैप्टर 4, ओवरकमिंग फियर एंड सेल्फ डाउट। डर आपके सपनों को खा जाता है और आत्मसंदेह उन्हें शुरू होने से पहले ही मार देता है। एंड्रू डी थॉमसन इस अध्याय में बात करते हैं उन 2 सबसे बड़े दुश्मनों की, फियर और सेल्फ डाउट। यही 2 चीजें हैं जो आपको एक्शन लेने से रोकती हैं, चाहे आपके पास स्किल हो, आइडियाज हो या अपॉर्चुनिटी हो। लेखक कहते हैं, कई लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि वो नालायक थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने शुरू ही नहीं किया। ये क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि डर और डाउट छुप कर नहीं आते, ये धीरे धीरे आपको अंदर से खोखला करते हैं। आपने कभी सोचा कि कोई काम शुरू करने से पहले ही आपको बेचैनी क्यों होती है? या आपने कुछ शुरू किया लेकिन फिर खुद पर भरोसा ही नहीं रहा? या आप दूसरों की नजरों से इतना डरते हैं कि जो बोलना है वो भी नहीं बोल पाते? ये सब फियर ऑफ जजमेंट, लो कॉन्फिडेंस और प्रोक्रेस्टिनेशन का असर है। अगर आप इनसे पार नहीं निकले, तो जिंदगी भर काश में फंसे रह जाओगे। इस अध्याय में लेखक जूलिया नाम की एक लड़की की कहानी बताते हैं, जो एक शानदार राइटर थी, लेकिन कभी अपने लेख किसी को नहीं दिखा पाई। उसे हमेशा लगता था, लोग क्या सोचेंगे, शायद मैं उतनी अच्छी नहीं हूं। उसका डर इतना ज्यादा था कि उसने 3 साल में एक भी लेख पब्लिश नहीं किया। फिर एक दिन उसने फैसला लिया, मैं खुद से नहीं भागूंगी, मैं डर के साथ जीना सीखूंगी, लेकिन रुकूंगी नहीं। उसने छोटे ब्लॉग से शुरू किया, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ा और आज उसका नाम इंटरनेशनल क्रिएटिव प्लेटफॉर्म्स में आता है। जूलिया कहती है, डर अब भी आता है, लेकिन अब मैं रुकती नहीं। एंड्रू कहते हैं, करेज का मतलब डर का ना होना नहीं है, करेज का मतलब है डर के बावजूद चलना। सेल्फ डाउट कोई बीमारी नहीं है, ये एक थॉट पैटर्न है जिसे पहचान कर और प्रैक्टिस करके बदला जा सकता है। डर को फेस करने के 2 ही तरीके हैं, या तो उससे भागो या उसे एक्शन से काट दो। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। मेन, डर को लिखो, दिमाग में मत रखो। जितना डर सोच में रहता है उतना बड़ा लगता है, उसे कागज पर लाओ। 2, स्मॉल विंस पे फोकस करो। एक छोटा काम करो जो कॉन्फिडेंस बढ़ाए, जैसे एक ईमेल, एक वीडियो, एक कॉल। 3, वर्स्ट केस सिनेरियो टेक्निक। खुद से पूछो, अगर ये फेल हो गया तो क्या होगा? अक्सर जवाब होता है, कुछ खास नहीं। 4, सेल्फ टॉक बदलो। मैं ये नहीं कर सकता की जगह बोलो, अभी सीख रहा हूं, लेकिन मैं कर लूंगा। अगर आपने आज तक कुछ बड़ा शुरू नहीं किया, तो शायद वजह यह नहीं कि आप में काबिलियत नहीं थी, बल्कि इसलिए कि डर ने आपको रोक लिया। लेकिन याद रखना, डर हमेशा रहेगा, पर अगर आप चल पड़े तो डर पीछे रह जाएगा। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यही है, डर को जीतने की नहीं, उसे साथ लेकर चलने की प्रैक्टिस चाहिए। अब वक्त है एक्शन लेने का, खुद पर विश्वास करने का और डर से दोस्ती करने का। चैप्टर 5, प्रैक्टिसिंग मेंटल डिसिप्लिन। हर दिन खुद से हारना, फिर पछताना और फिर वही दोहराना। अगर ये आपकी जिंदगी बन चुकी है, तो इसका इलाज है मानसिक शिक्षा। एंड्रू डी थॉमसन इस अध्याय में बात करते हैं एक ऐसी शक्ति की जो आउटसाइड नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है, विल पावर और डिसिप्लिन। लेखक कहते हैं, सक्सेस की शुरुआत इंस्पिरेशन से होती है, लेकिन उसका निर्माण कंसिस्टेंसी से होता है। ये क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि आज हर कोई गोल्स बनाता है, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें पूरा करते हैं। क्यों?
क्योंकि बीच में आ जाते हैं डिस्ट्रैक्शंस, एक्सक्यूजेस और उस फेमस लाइन, कल से पक्का शुरू करूंगा। अगर आप किसी हैबिट को लगातार शुरू और छोड़ते जा रहे हैं, अपने ही बनाए रूल्स को तोड़ देते हैं फोकस के बीच, बार बार फोन, सोशल मीडिया या बोर्डम आपको खींच लेता है, तो इस अध्याय की सीख आपकी जिंदगी बदल सकती है। इस अध्याय में लेखक हेनरी नाम के एक फिटनेस कोच की कहानी बताते हैं, जिसने 1 साल में 20 किलो वजन कम किया। लेकिन फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से बड़ी बात थी उसका मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन। शुरुआत में हेनरी के पास मोटिवेशन था, लेकिन डिसिप्लिन नहीं। वो मंडे से जिम शुरू करता और वेंसडे तक रुक जाता। फिर उसने एक सिंपल माइंडसेट डेवलप किया, मुझे मोटिवेशन पे भरोसा नहीं करना, मुझे रूटीन पे भरोसा करना है। हेनरी ने हर दिन एक फिक्स रूटीन बनाया, वेकअप टाइम, मील्स, वर्कआउट्स, स्क्रीन टाइम लिमिट, और सबसे ज्यादा, चाहे जैसी भी फीलिंग हो, जो स्केड्यूल किया है वो पूरा करूंगा। वो कहता है, मेरी बॉडी बाद में बदली, मेरा माइंड पहले बदल चुका था। एंड्रू थॉमसन कहते हैं, मेंटल डिसिप्लिन का मतलब है अपने इमोशंस से ऊपर उठकर अपने कमिटमेंट को निभाना। ये कोई बॉर्न टैलेंट नहीं है, ये रोज रोज के छोटे डिसीजन से बिल्ड होता है। जब आप खुद से किया हर वादा निभाते हो, तो आपका दिमाग आपको सीरियसली लेना शुरू करता है। डिसिप्लिन इक्वल सेल्फ रिस्पेक्ट। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। 1, फिक्स्ड स्केड्यूल बनाइए, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। आपके दिमाग को क्लैरिटी चाहिए, केओस नहीं। 2, 5 मिनट रूल अपनाइए, जिस काम में मन नहीं लग रहा बोलिए, बस 5 मिनट करूंगा। शुरुआत ही सबसे मुश्किल होती है। 3, ट्रैक करो, जज मत करो। एक कैलेंडर में सिर्फ मार्क करो कि आपने क्या किया, बिना गिल्ट के। 4, डिसिप्लिन का एनवायरनमेंट बनाइए, फोन साइलेंट, स्टडी कॉर्नर रेडी, डिस्ट्रैक्शंस दूर। फोकस एक्सीडेंटल नहीं होता, ये इंटेंशनल बनाना पड़ता है। हर बार जब आप अपने अंदर की कमजोरी को हराते हो, तो आप सिर्फ एक टास्क पूरे नहीं करते, आप खुद को साबित करते हो। इस अध्याय का असली संदेश यही है, जो लोग खुद को हर दिन कंट्रोल कर लेते हैं, वो दुनिया में कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर अब तक आप सिर्फ शुरुआत में फंसे थे, अब वक्त है जमे रहने का। डिसिप्लिन बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही वो बोरिंग काम है जो असाधारण परिणाम देते हैं। चैप्टर 6, मेकिंग बेटर डिसीजंस अंडर प्रेशर। दबाव में इंसान वैसा नहीं बनता जैसा वो सोचता है, वो बनता है वैसा जैसा उसने खुद को तैयार किया है। एंड्रू डी थॉमसन इस अध्याय में हमें सिखाते हैं कि हाई परफॉर्मर्स किस तरह से बड़े डिसीजंस लेते हैं, वो भी तब जब हर चीज केओस में हो, जब दिमाग हड़बड़ा रहा हो और हार जीत का फैसला एक पल में हो सकता है। ये क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि जिंदगी के सबसे बड़े मौके हमेशा परफेक्ट माहौल में नहीं आते। कभी आपको नौकरी छोड़नी होती है, लेकिन डर होता है। कभी किसी रिश्ते में फाइनल डिसीजन लेना होता है, लेकिन भावनाएं उलझी होती हैं। कभी रिस्क लेना होता है, लेकिन माइंड पैनिक करता है। और ज्यादातर लोग ऐसे समय में 2 एक्सट्रीम में चले जाते हैं, ओवर थिंकिंग या फिर इमोशनल रिएक्टिंग। यही कारण है कि अच्छे ऑप्शंस होते हुए भी हम गलत डिसीजंस ले बैठते हैं। लेखक इस अध्याय में नेथन नाम के एक फायर रेस्क्यू लीडर की कहानी बताते हैं। एक इमरजेंसी के दौरान एक बर्निंग बिल्डिंग में 3 लोग फंसे थे, और उस पल नेथन को डिसाइड करना था कहां जाना है पहले। एक डिसीजन, और किसी की जान बच सकती थी या जा सकती थी। लेकिन नेथन ने पैनिक नहीं किया। उसने अपनी ट्रेनिंग, लॉजिक और काम माइंडसेट का इस्तेमाल किया। उसने अपनी टीम से बस एक लाइन बोली, हम वही करते हैं जो हमने बार बार दोहराया है। जब तक प्रैक्टिस नहीं बदलती, कुछ नहीं बदलता। उन्होंने स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम किया और तीनों को बाहर निकाल लाए। बाद में नेथन ने कहा, डर था, पर हमने डर को डिसाइड नहीं करने दिया। एंड्रू कहते हैं, दबाव में शांत रहना यह कोई कुदरती चीज नहीं है, इसे ट्रेन किया जाता है, हर दिन, हर फैसले में। जब दिमाग घबरा रहा होता है, तो हमें जरूरत होती है क्लैरिटी, लॉजिक और अवेयरनेस की। इमोशंस का आना नॉर्मल है, लेकिन उन इमोशंस के अंदर डिसीजन लेना वही हाई परफॉर्मर की निशानी है। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। 1, सोचने से पहले सांस लें। जब भी कोई बड़ा डिसीजन सामने आए, 10 सेकंड की डीप ब्रीदिंग करें। यह आपके दिमाग को इमोशनल से लॉजिकल मोड में लाता है। 2, डिसीजन मैट्रिक्स बनाएं। एक कागज पर प्रोस कॉन्स लिखिए। इमोशन से बाहर आकर साफ नजर आता है क्या सही है।
3. अवॉइड अर्जेंसी ट्रैप। हर अर्जेंट चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती। पूछिए, क्या यह डिसीजन मुझे 1 साल बाद भी सही लगेगा? 4. प्रैक्टिस स्मॉल टफ डिसीजंस। रोज के छोटे मुश्किल चॉइसेस, डिस्ट्रैक्शंस को नो कहो और हैबिट्स को यस। आपके डिसीजन मेकिंग मसल्स को स्ट्रांग बनाते हैं। दबाव में जब सब चिल्ला रहे हों, अगर आप शांति से सोच सकते हैं तो समझिए आप भीड़ से अलग हो चुके हैं। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार है, बस उसे पैनिक नहीं, प्रैक्टिस चाहिए। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यही है, बड़े फैसले जीतते हैं जब दिल शांत और दिमाग जाग रहा हो। अब वक्त है प्रैक्टिस शुरू करने का, ताकि जब अगली बार जिंदगी कोई कठिन सवाल पूछे, आप बिना हड़बड़ाए सही जवाब दे सकें। चैप्टर 7, द पावर ऑफ रीफ्रेमिंग योर थॉट्स। अगर आप सोच नहीं बदल सकते तो आप जिंदगी नहीं बदल सकते। एंड्रू डी थॉमसन इस अध्याय में एक ऐसी मानसिक शक्ति की बात करते हैं जो बाहर की दुनिया को नहीं, आपकी दुनिया को बदल देती है। रीफ्रेमिंग यानी अपनी सोच को नया रूप देना। क्योंकि कई बार समस्या में नहीं, हमारी सोच में जहर होता है। यह क्यों जरूरी है? क्योंकि जब भी कुछ गलत होता है तो हमारे अंदर से आवाज आती है, मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा? शायद मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, कोई रास्ता ही नहीं बचा अब। यही नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग और हेल्पलेसनेस का जाल बनता है, जहां इंसान बाहर से नहीं, अंदर से हार जाता है। रीफ्रेमिंग का मतलब है उसी स्थिति को नए नजरिए से देखना, ताकि आप टूटे नहीं, बदलें। इस अध्याय में लेखक लिंडा नाम की एक महिला की कहानी बताते हैं, जिसकी 3 बार नौकरी छूट चुकी थी और चौथी बार उसने खुद रिजाइन किया। वो अंदर से टूट चुकी थी, हर रिजेक्शन को पर्सनल लेने लगी थी, हर बार यही सोचती, मैं ही गलत हूं, शायद मैं किसी काम की नहीं। लेकिन फिर थेरेपी और जर्नलिंग के जरिए उसे एक नया टूल मिला, रीफ्रेमिंग। अब वो हर सेटबैक को सीख की तरह देखने लगी। नौकरी छूटी, शायद ये मेरे ग्रोथ का सिग्नल है। रिजेक्ट हुई, शायद मुझे खुद को बेटर बनाना है, न कि ब्लेम करना। लिंडा ने अपनी सोच की लैंग्वेज बदल दी और वहीं से उसकी जिंदगी बदलने लगी। एंड्रू कहते हैं, रिफ्रेमिंग का मतलब है खुद से नए सवाल पूछना। इंस्टेड ऑफ सेइंग मैं क्यों हारा, पूछिए मैंने क्या सीखा। मेरे पास कुछ नहीं है, सोचिए मेरे पास क्या है जो दूसरों के पास नहीं। क्योंकि समस्या को आप तभी हरा सकते हैं जब आप उसे अलग एंगल से देखने की स्किल डेवलप करें। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। 1. नेगेटिव थॉट्स को लिखो और फिर उल्टा सोचो, मैं फेल हो गया को लिखो, फिर नीचे लिखो, मैंने क्या सीखा। 2. सेल्फ टॉक बदलो, लैंग्वेज बदलो। मुझे ये करना पड़ेगा की जगह कहो, मुझे ये करने का मौका मिला है। 3. ग्रैटिट्यूड रीफ्रेमिंग। हर दिन एक मुश्किल को पकड़ो और उसमें छुपी किसी एक ब्लेसिंग को ढूंढो। 4. व्हाट्स द लेसन टेक्निक। जब कुछ बुरा हो, सिर्फ एक सवाल पूछो, ये मुझे क्या सिखा रहा है। कई बार जिंदगी नहीं बदलती, हमारी नजरिया बदलता है और उसी से सब बदल जाता है। एंड्रू कहते हैं, सोच को नए ढंग से देखना कमजोर का काम नहीं है, ये उनके लिए है जो अंदर से मजबूत बनना चाहते हैं। तो अगर आज आप किसी अंधेरे में हैं, तो हो सकता है समस्या में नहीं, उस पर आपकी सोच में रोशनी की जरूरत हो। चैप्टर 8, लर्निंग फ्रॉम सेटबैक्स लाइक अ चैंपियन। गलतियां ही वो जमीन होती हैं जहां असली सफलता की जड़ें उगती हैं। एंड्रू डी थॉमसन इस अध्याय में बात करते हैं उन लोगों की जो गिरते हैं लेकिन दोबारा खड़े भी होते हैं। वो लोग जो सेटबैक्स को सिर्फ ठोकर नहीं, एक सीढ़ी बना लेते हैं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि सेटबैक हर किसी की जिंदगी में आता है। कभी एग्जाम में फेल हो जाना, कभी बिजनेस में लॉस झेलना या किसी अपने का भरोसा तोड़ देना। ऐसे वक्त पर सबसे ज्यादा दर्द सिर्फ हार का नहीं होता, बल्कि उस गिल्ट, शेम और सेल्फ ब्लेम का होता है जो हमें अंदर से तोड़ देता है। बहुत लोग वहीं अटक जाते हैं, लेकिन चैंपियंस वो उसी हार को मेंटोर बना लेते हैं। लेखक इस अध्याय में डेविड नाम के एक स्टार्टअप फाउंडर की कहानी बताते हैं, जिसने 3 साल की मेहनत से एक कंपनी खड़ी की, लेकिन इन्वेस्टर्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया। कंपनी बंद हो गई और डेविड डिप्रेशन में चला गया। वो कहता है, मुझे लगा मैंने सिर्फ पैसा नहीं, अपनी पहचान खो दी है। लेकिन कुछ महीनों बाद उसने एक नोटबुक उठाई
और अपने हर फेलियर को एनालाइज किया। कहाँ गलत पिच की, कहाँ ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था, किस जगह नंबर्स को इग्नोर किया, और उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं फिर से शुरू करूं तो अब क्या अलग करूंगा। 6 महीने बाद डेविड ने नया स्टार्टअप शुरू किया और वो पहला इंसान बना जिसने उस डोमेन में 10 गुना ग्रोथ पाई। एंड्रू कहते हैं, सेटबैक आपको डिफाइन नहीं करता, आप सेटबैक को कैसे हैंडल करते हैं वो डिफाइन करता है। जो लोग फेलियर को आइडेंटिटी बना लेते हैं वो वहीं रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग उसे फीडबैक समझते हैं वो जीत के और करीब पहुंचते हैं। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। 1, फेलर रिव्यू शीट बनाइए। जब भी कुछ गलत हो सिर्फ 3 सवालों के जवाब दीजिए। क्या हुआ, क्यों हुआ, अगली बार क्या बदलूंगा। दूसरी गलती को इवेंट की तरह देखो, पहचान की तरह नहीं। मैं फेल हूं मत सोचिए, कहिए मैंने फेल किया और मैंने सीखा। तीसरी, अपनी गलती किसी से बांटें जिसे आप विश्वास करते हैं। जब आप दर्द बांटते हैं तो उसका बोझ हल्का हो जाता है और क्लैरिटी तेज हो जाती है। 4, सेलिब्रेट योर बाउंस बैक, नॉट जस्ट सक्सेस। आप जब दोबारा उठते हो तो खुद को शाबाशी जरूर दो। ये स्मॉल विंस आपको लॉन्ग टर्म विनर बनाते हैं। एंड्रू कहते हैं, फेलियर कोई फुल स्टॉप नहीं, वो एक कॉमा है जहां आप रुकते हैं, सोचते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय का सबसे सच्चा संदेश यही है, आप कितनी बार हारे इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने हर हार से क्या सीखा। तो अगर आज आप किसी सेटबैक से गुजर रहे हैं तो उसे एक सिग्नल समझिए कि अब वक्त है खुद को नए रूप में वापस लाने का। कंक्लूजन, जब तक आपका दिमाग साफ, शांत और अनुशासित नहीं होगा तब तक जिंदगी में कोई भी बड़ी लड़ाई आप जीत नहीं सकते। सेल्फ कंट्रोल सिखाता है कि कैसे गुस्से और तनाव में भी ठंडे दिमाग से सोचा जाए। रिजिलियंस बताता है कि गिरने के बाद दोबारा कैसे उठा जाए। पर्पस हमें डायरेक्शन देता है ताकि हम यूं ही भटकते न रहें। फियर और सेल्फ डाउट को हराने के लिए करेज अंदर से आता है और वो करेज आप में है। मेंटल डिसिप्लिन से आप डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर कंसिस्टेंट बन सकते हैं। हाई प्रेशर डिसीजंस के लिए काम माइंड सबसे बड़ा हथियार बनता है। रीफ्रेमिंग आपकी सोच को ही बदल देता है ताकि आप प्रॉब्लम्स को टूटने की वजह नहीं, आगे बढ़ने का रास्ता बना सकें। और सेटबैक्स वो हार नहीं, सीख होती है, बस नजरिए की जरूरत होती है। अगर आप इन 8 बातों को अपनी जिंदगी में सच में उतार लें तो यकीन मानिए आपका दिमाग भी एक हाई परफॉर्मिंग माइंड बन जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस ई बुक को जरूर खरीदिए।